नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे? आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड एंड डिमांड शेड्यूल। इन सबको हमने आज कवर करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? प्रभावपूर्ण इच्छा जो है वो क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। अब पहले डिमांड को समझने के लिए डिमांड होती क्या है, किस प्रभावपूर्ण इच्छा को हम डिमांड कहेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं। आज हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। क्या ये सब मांग है? नहीं, ये सब मांग नहीं है। अर्थशास्त्र में जो मांग है वो क्या कहती है? अर्थशास्त्र में एक मांग बनने के लिए उसमें 5 तत्वों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले वो 5 तत्व कौन से हैं जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले होती है इच्छा। किसी चीज़ की इच्छा हमारे मन में जागृत होना। आपने कहा कि मुझे एक बाइक चाहिए, ये आपकी इच्छा है, अभी डिमांड नहीं है। अब ये डिमांड कैसे बनेगी? जब इस इच्छा को पूरी करने के लिए आपके पास उसके साधन होंगे। साधन यानी आपके पास वो पैसा होगा। अगर आपने बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी, तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये चाहिए। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो इच्छा पूरी करने के साधन। अब आपके पास साधन भी हो गए, उसके बाद भी अभी ये डिमांड नहीं बनी। उसके बाद क्या चाहिए? साधन को त्यागने की तत्परता, यानी कि आप उसी वस्तु पर खर्च करने को तैयार हो। कहीं खर्च करते समय आपको ना मैं तो फालतू में पैसा नहीं लगाता, ये नहीं मैं लूँगा, तो वो आपकी डिमांड नहीं बनेगी। आप कहोगे पैसा तो मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँगा, अपनी एजुकेशन में कर लूँगा, तो भी ये डिमांड नहीं बनेगी। तो इसके सबसे पहले क्या होगी? इच्छा को पूरा करने के आपके पास साधन, फिर उसकी तत्परता या आप उस पर यानी खर्च करते हो, और फिर कीमत, और लास्ट आ जाता है समय। कीमत और समय। जिस समय आप उसको खरीदने चाहते हो उस समय उसकी जितनी कीमत है, अगर आप वो देने को तैयार हो तो वो आपकी क्या बन जाती है? मांग। अब जिस समय आज आप लेने गए, आपने कहा वो आ जाती है 65,000 की, और जब आप लेने गए तो उस टाइम उसका कीमत थी 70,000 की। अब आप उसे नहीं ले सकते, तो वो डिमांड नहीं बनेगी। यानी कि 5 तत्व पूरा होते ही समय और कीमत बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं कि उस समय पर जो कीमत है, तो इसकी परिभाषा आप बना सकते हो। पर मांग क्या है? एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो वास्तव में उस कीमत पर खरीदी जाएगी। ये किसने कही है? बहमन ने। और आप अपने शब्दों में कैसे लिखते हो? इसी 5 तत्वों को मिला के एक बनाओ। एक समय विशेष पर दी गई कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को तैयार है वो क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। तो हो गए ये पांचों की पांचों है। समय और कीमत। समय पर जितनी कीमत है उतनी, उस कीमत पे आप कितनी मात्रा मांगते हो वो आपकी क्या होगी? मांग होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड कितने? टाइप्स ऑफ डिमांड 3 प्रकार के: प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राइस डिमांड से। प्राइस मीन्स होता है कीमत, डिमांड मीन्स मांग, यानी कीमत मांग। इसके नाम से ही पता लग जाता है कि ये किसके संबंध को बताएगी? कीमत और मांग के संबंध को बताती है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी। अब दूसरा है, आपको पता है अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, हम आम लोग हैं, कीमत बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? उसकी मांग कम कर देंगे। अगर वो सस्ती होती है तो हम क्या करते हैं? उसकी मांग बढ़ा देते हैं। ये सिंपल जनरल बात है। तो यही बात संबंध हमने यहाँ दिखाना है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। इसके साथ एक शब्द हम और लगाते हैं, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर। इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन नियम। सुनहरा नियम जो होता है ये क्या है? गोल्डन नियम। कौन सा? इकोनॉमिक्स का गोल्डन रूल, जिसे हम बोल देते हैं अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर। यानी अन्य तत्व क्या है कि सिर्फ कीमत ही ऊपर नीचे होगी, और कोई भी चीज क्या है, उसमें किसी में भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अब आप इसको स्ट्रक्चर से लिखोगे, P मीन्स प्राइस यानी कीमत, Q क्वांटिटी मात्रा। प्राइस बढ़ती है, एरो से हमने बढ़ने का निशान दिखा दिया, डाउन एरो कम होती है। कीमत बढ़ती है तो मात्रा की मांग कम हो जाएगी, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है।
इसको अंक रूप में कैसे लिखोगे? अगर कीमत 5 है तो हम 1 मांगते हैं, 1 है तो 5 मांगते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन आए, आपने बिना स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर है और इस डायग्राम के बगैर इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, चाहे वो 2 नंबर में चाहे किसी में भी। अब हमने स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाना है? स्ट्रक्चर होता है ये, आप ग्राफ पेपर जैसे होता है, ये होता है ओ एक्सिस हमारा और ये होता है वाई। यहाँ पे हम लिखते हैं ओ एक्सिस पे मांग मात्रा और ओ वाई पे हम हमेशा लेते हैं कीमत, यानी कि प्राइस। यहाँ पे प्राइस इसलिए देता है, प्राइस एक इंडिपेंडेंट चर है, इंडिपेंडेंट चर होता है यानी वेरिएबल है, और जो मांग होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, आश्रित होती है। तो जितने भी इंडिपेंडेंट चर होते हैं वो ओ वाई एक्सिस पे लिए जाते हैं। अब क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो कीमत क्या है? कीमत किसी पे निर्भर नहीं करती, मांग की ये जो मात्रा है ये किस पे निर्भर करती है? कीमत पर। इसलिए कीमत स्वतंत्र चर है, वो ओ वाई पे आएगा, और ओ एक्स पे कौन सी आती मात्रा? हमेशा डिपेंडेंट चर आता है। इसको आप ऐसे बना सकते हो 1 2 3 4 5। अब जब आपने कीमत बोली 5 है तो हमारी डिमांड कितनी है? 1 है, तो ये यहाँ से आपका इसको ऐसे मिला लो, और 1 है तो कीमत होगी 5, ये बन गया। अब जब इसको एक रेखा के रूप में इनको मिलाएंगे तो ये कौन सी रेखा बन जाती है? कीमत रेखा या डिमांड रेखा बन जाएगी। और इसको अगर हम कर्व रूप में मिलाएंगे ऐसे गोल करके तो ये क्या होता है? डिमांड वक्र बन जाता है। अब आगे समझ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसी के आगे पॉइंट है हमारे पास। अब आ जाता है इनकम डिमांड। इनकम मीन्स आय, डिमांड मीन्स मांग। इनकम डिमांड क्या होते हैं? यह आय और मांग के संबंध को बताती है। संबंध से आपको पता लग गया, इसमें कौन सा संबंध है? धनात्मक। कैसे? आय बढ़ेगी तो नेचुरली है क्या, हम मांग ज़्यादा करेंगे, हम ज़्यादा खर्चेंगे। अगर हमारे पास आय नहीं है तो हम मांग भी कहाँ करेंगे? तो यानी कि आय बढ़ती है तो मांग बढ़ेगी, आय कम है तो मांग कम होगी। इसमें भी ये गोल्डन रूल रहेगा, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर। यानी कि और किसी चीज़ में आय ही बढ़ेगी, ना तो कोई कीमत में परिवर्तन होगा, ना किसी फैशन में परिवर्तन होगा, किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा, तभी ये नियम लगेंगे, नहीं तो ये नियम नहीं लगेगा। तो बढ़ने पर आपकी मांग बढ़ेगी और कम। तो यानी कि दोनों के एरो क्या होते हैं? एक समान, एक ही दिशा में चलेंगे। आय बढ़ेगी, आय लिखेंगे यहाँ पे, आय से आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, आय कम होती है लेकिन मांग भी कम होती है। लेकिन ये अलग अलग केस में अलग अलग होता है। हमारे पास 2 तरह की वस्तु होती है, एक बढ़िया वस्तु होती है और एक घटिया वस्तु, और इन दोनों पे ये नियम अलग अलग लगता है। अब पहले आ जाता है इन्फीरियर गुड्स, निकृष्ट या घटिया वस्तु। नाम अलग अलग चलते रहेंगे। ये कौन सी वस्तु होती हैं? जिसमें क्या होता है, आय जब आपकी बढ़ती है तो आप घटिया वस्तुओं का इस्तेमाल कम कर देते हो। हमारी इनकम बढ़ गई तो हम अच्छी अच्छी चीज़ लेंगे। पहले हम सिंपल कपड़े पहनते थे तो अब हम ब्रांडेड पे चले जाएंगे। ठीक है, हम डालडा घी खाते हैं तो हम किस पे चले जाएंगे? देसी घी पर चले जाएंगे। तो घटिया वस्तुओं के केस में क्या, आय में वृद्धि होने पर घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? आय के कम होने पर, आय के बढ़ने पर, आय बढ़ी तो इनकी मांग कम होगी, आय कम हुई तो इनकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम बढ़िया चीज़ ले लें तो ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी कि इन्फीरियर गुड में कौन सा संबंध? एरो ऑपोजिट दिशा में, तो इसमें कौन सा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? अच्छी वस्तुएं, जिनका क्या होगा? आय बढ़ेगी तो हम अच्छी वस्तुओं की मांग ज़्यादा करेंगे, और आय कम होगी तो उनकी मांग भी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? एरो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। हम अब एरो से इस तरह से बात करते हैं तो हमें कम शब्द लिखने हैं। मैंने सिर्फ इतनी लाइन लिखी और इतने में हमारा वर्क पूरा हो जाएगा। ये सामने वाले को समझ भी आ जाएगा, आपको भी समझ आ गया। तो दोनों है, तो इनमें कौन सा धनात्मक संबंध है? तो ये हमने इसे प्लॉट कर दिया। कैसे? अब आय बढ़ने पर मांग का फर्क आ रहा है तो हमने कर दिया, यहाँ मांग मात्रा है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? आय लिख दी। अब पहले आय हमने माना आय इतनी है तो मांग कितनी है? क्या हुआ? अब अगर आय बढ़कर I1 हो जाती है, 1, इसको 1 को दिखा दिया बड़ी हुई को, तो
हमारी क्या हो जाएगी, आय बढ़ने पर इनकी मांग भी बढ़ जाएगी तो ये आगे की ओर चला गया। इसको एरो दिखा दो और सुंदर लगेगा। तो इसको क्यों बंद कर दो ताकि समझ आ जाए सामने वाले को बिना बात कहे, और इसको लेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव ड्राइंग वाला बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड आड़ी या तिरछी धन। इसमें क्या होता है कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, कम हुई या ज़्यादा हुई, और दूसरे की ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। एक वस्तु की कीमत, एक की कीमत जिसकी कम हुई उसकी मांग में तो कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा वो बाद में, दूसरी वस्तु की मांग या बढ़ जाएगी या कम। तो कहते हैं किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का संबंधित दूसरी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। इसको हम पहले दो तरह की वस्तुओं में पढ़ेंगे। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी कौन सी होती है, कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है स्थानापन्न वस्तु जिसका एक की जगह पे दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको लिखने के लिए पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए। अब जरूरी है आप कहोगे कि मेरे को, अब पेन तो लिखेगा ही, कोई मर्जी ले लो, चाहे आप 2 रुपीज़ वाला लो चाहे आप 5 रुपीज़ वाला लो। ठीक है, इसी तरह चाय और कॉफ़ी है, तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अब इसकी इन वस्तुओं को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट वस्तुएं, जिनका एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग होता है। अब एक की कीमत अगर कम होती है तो दूसरे की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो और एक की कीमत कम होती है तो दूसरे, एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है, और एक की कीमत कम होती है तो दूसरे की ये मांग भी कम हो जाती है। यानी कि इनमें कौन सा संबंध पाया गया, धनात्मक संबंध, क्योंकि एरो क्या हमारा सेम दिशा में चल रहे हैं। जैसे देखो, अगर कॉफ़ी की कीमत कम हो जाती है, चाय की कीमत जहाँ है वहीं रही, जैसे कॉफ़ी की कीमत कम हुई तो हम क्या करते हैं, चाय की मात्रा बढ़ा देते हैं। अगर कॉफ़ी की कीमत कम होती है तो चाय की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी हमें अब सस्ती मिल रही, और कॉफ़ी हमारे लिए अच्छा पेय है, हमारे प्रेस्टीज का सवाल है, तो हम क्या करेंगे, चाय की मांग को कम कर देंगे। इसी प्रकार जब हम कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो अब हम कहेंगे नहीं ये महंगी होगी है, हम नहीं लग सकते, तो हम क्या करेंगे, चाय की मात्रा को बढ़ा देंगे। जबकि चाय की कीमत में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन कॉफ़ी की कीमत ऊपर नीचे होने से चाय की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न वस्तुओं के केस में ये संबंध कौन सा होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो जिसकी कीमत प्रभाव डाल रही है वो हम लिखेंगे O/X पर, और दूसरी चाय की कीमत किस पे आएगी, OX पर। अब आ गया कंप्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक वस्तुएं। कौन सी होती हैं पूरक वस्तुएं, जिन वस्तुओं का एक साथ प्रयोग होता है, एक के बगैर दूसरे का कोई प्रयोग नहीं है। ये पेन है, पेन के अंदर स्याही नहीं है, तो ना तो पेन का काम है ना ही स्याही का काम है। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कार और पेट्रोल, अगर आपके पास कार है उसमें पेट्रोल ही नहीं है तो आप क्या करोगे, वो कोई काम की नहीं है। इस प्रकार की वस्तुओं में यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। अगर अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो आपको पता है पेट्रोल इतना महंगा है, बार बार हम चलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कार या दूसरे व्हीकल्स की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेट्रोल सस्ता होता है, आज 50 रुपये पेट्रोल हो जाए तो हम सभी क्या बाइक लेके कार लेके घूमेंगे, ये पेट्रोल तो सस्ता है, तो कार की मांग, बाइक्स की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको हमने पेट्रोल की कीमत हमने O/X पे दिखा दी और कार की मांग बढ़ गई। यानी कि एक की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग बढ़ती है, और एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग कम होती है, यानी कि ऑपोजिट दिशा में चल रहे हैं। तो इनमें कौन सा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है।